जी हरीश भाई। ओके ओके। आवाज आ रही है बराबर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओके ओके। नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम हरीश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाँ जी भाई। एवरीबॉडी। हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की असीम कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस का अच्छा साथ और आप सब भाइयों और के फेलो फेलो मेंबर के सहयोग, खुशी से शराब से दूर रह पाता हूँ। और अगले अगस्त में 9 तारीख को एक दिन के हिसाब से चलते चलते 22 साल भी पूरे हो जाएंगे। ये सब श्रेय पूरा का पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस को जाता है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिए हुए रास्ते के ऊपर बस मैं खाली चलता रहा। और जब भी कोई परेशानी आती थी तो मुझे आप लोगों से ही मार्गदर्शन मिलता था, मदद मिल जाती थी। और उस परेशानी में से मुझे सबक सीखने को भी मिल जाता था। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे स्टेप 12 स्टेप का प्रोग्राम करने के लिए बिग बुक, हमारी जो ये किताब है जिसके ऊपर अभी जो सेशन चल रहे हैं, वही किताब के थ्रू ही मुझे स्टेप करवाए। मुझे पहले ताज्जुब होता था, मैंने पहले ये किताब पढ़ी थी। डॉक्टर ओपिनियन सबसे पहला चैप्टर जिसका कोई नंबर नहीं दिया है, उसके बाद 1 नंबर का चैप्टर बिल की स्टोरी, उसके बाद दूसरा नंबर का चैप्टर है, अध्याय है इसका समाधान है, देयर इज ए सॉल्यूशन। उसमें तो काफी कुछ बता देते हैं। डॉक्टर ओपिनियन में बीमारी समझाया है, बिल डब्ल्यू की स्टोरी में पूरी बीमारी रिकवरी सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। और सॉल्यूशन वाला जो दूसरे नंबर का चैप्टर है, उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है। डॉक्टर ओपिनियन से शराब पीना एक बीमारी है, शराबीपन की बीमारी। आ गई बात समझ में कि साला रुक नहीं सकता मैं, ऑब्सेशन आता है, छोड़ नहीं पाता हूँ, पीने जाता हूँ, एलर्जी चालू हो जाती है, फिजिकल एलर्जी, कंट्रोल नहीं कर पाता। और बिल स्टोरी जब पढ़ता हूँ तो उसमें मेरी पहचान मिलती है। फिर बिल को कैसे उसके जीवन में परिवर्तन मिला, उसके बारे में उसने खुद अनुभव अपने लिखे हैं। फिर कंप्लीटली सॉल्यूशन के ऊपर अध्याय दूसरा जो कल प्रीवियस स्पीकर ने जो शेयर किया था, उसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात बताई है। कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन। फिर ये चैप्टर वापस क्यों? मोर अबाउट शराबीपन, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, शराबीपन के बारे में विशेष जानकारी अभी वापस रिपीट क्यों कर रहे हैं? ये बिग बुक इसको रिपीट क्यों कर रही है? लेकिन ये चैप्टर जब मेरे स्पॉन्सर के साथ मैंने गहराई में स्टडी किया तो मुझे लगा ये चैप्टर मेरे लिए है। क्योंकि मैं भी अल्कोहलिक एनोनिमस में आ तो गया, आने के बाद सोबर भी हो गया, 4 महीने तक सोबर रहा। और 4 महीने के बाद क्यों मैं शराब के पास वापस चला गया? क्या हो गया ऐसा? क्यों मैंने वापस वो शराब उठा ली? फिर मेरी हालत जैसी थी पहले वैसी ही होने लगी, हो गई। सॉल्यूशन मिल गया, रिजल्ट मिल गया। 4 महीना अरे शराब से दूर, काफी कुछ बदलाव आ गया। बाहर से अच्छा भी लगता था,
आप लोगों का साथ सहकार मिला, मीटिंग करता था। इतना मुझे मिल चुका जिसके लिए मैं कितनी मेहनत करता था, कितना लड़ता था सर आपके साथ, कितना। और अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया, मेरी 4 महीने तक दारू रुकी हुई रही। शुरुआत के दिनों में तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई बड़ा खजाना मिल गया, मेरी दारू रुक गई, पीने के विचार नहीं आते, पीने की तलब नहीं आती। मुझे समझने वाले दोस्त लोग मिल गए अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर, जिसके साथ घंटों बात करने में आनंद आता है, मजा आता है, स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके साथ घूमने में, जाने में, मिलने जुलने में बहुत अच्छा लगता है, अकेलापन दूर होता है। मुझे तो यही लगा, अब हरेश तेरा प्रॉब्लम छूमंतर हो गया, अब तेरी दारू छूट गई। शुरू में तो ऐसा ही लगा। समझो ने करीबन 4 महीने के एक दिन पहले तक यही सिचुएशन, यही अनुभव कर रहा था। और जिस दिन मैंने वापस पिया, उसके 1 घंटे पहले ही मेरा दिमाग भी बदल गया था और मैंने पी लिया था। 1 घंटे पहले, तब तक कोई मुझे परेशानी नहीं थी शराब का। ऐसा ही लगता था शराब तो मेरी चली गई। इसलिए सबसे पहले इस चैप्टर के आखिरी जो सेंटेंस है, पैराग्राफ है, वो बहुत महत्व का। आखिरी में क्या लिखा है कि कुछ दिन मेरे जैसे शराबी या कोई भी शराबी के कुछ दिन दारू से दूर निकाल लेने के बाद गारंटी नहीं है कि वो पल कैसा आएगा, वो समय कैसा आएगा, जब शराब के तीव्र विचार शराबी के मन को घेर लेंगे और अपने विल पावर से, अपनी बुद्धिमत्ता से वो उस विचार को हटा नहीं सकेगा और उसको, उसका रिलैप्स होने की पूरी संभावना बनेगी। कोई और व्यक्ति भी उसको मदद नहीं कर सकेगा। मेरे करीबी दोस्त, मेरे परिवार के सदस्य, इवन आप लोग भी मदद नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैं आपके पास मदद मांगूंगा ही नहीं उस समय। अगर मैं ऐसी स्थिति में हूं तो मैं बोलूंगा ही नहीं। तभी एक ही चीज काम कर सकती है, उच्च शक्ति, डिफेंस पावर। उच्च शक्ति के पास प्रतिकार शक्ति, एक उच्च शक्ति के पास से अगर शराबी को मिलती है या शराबी लेता है तो वो बच सकता है। इसका लाइव अनुभव बाद में ये में आता गया, बहुत कुछ जानते गया। तो लाइव अनुभव खुद अपने बिल डब्ल्यू, उसको तो स्पिरिचुअल फ्लैश हो गया था, अस्पताल के कमरे में भर्ती थी और स्पिरिचुअल फ्लैश भी हो गया था। फिर भी 6 महीने के बाद उसको कितना क्रॉनिक डिप्रेशन के साथ कितना शक्तिशाली ऑब्सेशन आया, कितना शक्तिशाली। कोई फेलोशिप भी नहीं थी उस समय, कुछ नहीं था, कोई ए भी चालू नहीं हुआ था। तो उस समय उसने ऊपर वाले से, उच्च शक्ति से मदद मांगी और जो उपलब्ध मदद थी उसको लेने की स्ट्रेंथ, शक्ति उसके अंदर वो ऊपर वाले की कृपा से निर्माण हुई।
और उसने 10 फोन घुमाया, किसी का कांटेक्ट नहीं हुआ। 11वां फोन घुमाया, डॉक्टर बॉब का कांटेक्ट हुआ और अपने होने वाले रिलैप्स से, यानी अपनी होने वाली मौत से अपने आप को बचा सके। हम लोग ए में बोलते हैं कि सबसे बुरे दिन याद रखो, सबसे बुरे दिन याद रखो, सबसे बुरे दिन जो शराब ने दिखाए हैं वो याद रखो, वो याद रखो। लेकिन अगर वो मैं याद रख के, सोचने जैसी बात है, मेरे केस में ये नहीं हुआ था। अगर वो मैं याद रख के बार बार उसको याद करके अपने बुरे दिनों को, शराब से दूर रह सकता हूं, शराब से दूर रह पाता, तो मैं शराब के सामने शक्तिहीन नहीं कहलाऊंगा। तो मुझे ए में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बुरे दिन का अनुभव एक पन्ने के ऊपर, एक बुक के अंदर लिख डालो, फिर उसको रोज 5-10 मिनट पढ़ लो, तो काम हो जाता मेरा। वो याद रहते, उसकी याद से मैं शराब के पास नहीं जाता। और जब मेरे अंदर वो तगड़ा ख्याल आएगा शराब का, दिमाग पागल होगा, तो क्या गारंटी है कि मैं उस समय शराब ने दिए हुए फटके को याद करूंगा, बुरे दिन को याद करूंगा? साली उसने भी दुनिया भर की मजा तो दी है ना, कितनी मजा का अनुभव करवाया है, उत्तेजित आनंद का, उसका जो मैं दीवाना बन गया था। वो ज्यादा याद आएंगे यार, क्योंकि मेरा मन शराबी मन है। इसलिए उच्च शक्ति की बहुत जरूरत है। तो ये बात मुझे गहराई से महसूस करवाई मेरे स्पॉन्सर ने कि अरे, अपने जीवन में अपने साथ उच्च शक्ति का रहना बहुत ही आवश्यक है, पूरी जिंदगी भर तक। हमें अपनी उच्च शक्ति को अपने साथ रखने की बहुत जरूरत है। खाली शराब नहीं पीने से 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, दारू नहीं पीने से, दारू से छुटकारा नहीं मिलता। नहीं तो जितने भी रिहेब सेंटर के अंदर जितने भी एडिक्ट लोग भर्ती होते हैं, 4-4, 6-6 महीने, साल-साल भर रखते हैं, तो रिजल्ट मिलना चाहिए। कहाँ है रिजल्ट? रिजल्ट है अल्कोहलिक एनोनिमस में। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर क्रियात्मक व्यवहारिक कार्यक्रम, एक्शन में, कृति में रखकर जीने का एक कार्यक्रम है, एक रास्ता है, जिसके ऊपर बस मेरे जैसे शराबी चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। एंडलेस, एंडलेस रास्ता है, उसका कोई अंत नहीं है। निरंतर प्रगति करते रहने का रास्ता है, निरंतर परिवर्तन लाते रहने का रास्ता है, ऑन गोइंग प्रोसेस। ये मैसेज है अल्कोहलिक के लिए। मैसेज प्रॉपर ये है, लगे रहो अल्कोहलिक एनोनिमस के रास्ते के साथ, आगे बढ़ते रहो, ऑन गोइंग प्रोसेस, प्रोग्रेसिव रिकवरी, ये है सॉल्यूशन। क्योंकि मैं परमानेंट एडिक्ट बन गया हूं, परमानेंट शराबी बन गया हूं, शराब का एडिक्ट, परमानेंट। यहां तो एक ही बात है भाई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और जो डॉक्टर ओपिनियन के अंदर बात निकली थी कि परमानेंट एलर्जी, परमानेंट एलर्जी, कौन सी एलर्जी? परमानेंट एलर्जी का मतलब एब नॉर्मल रिएक्शन, एब नॉर्मल रिएक्शन, परमानेंट, किस चीज का? अरे यार, कितनी हालत मेरी शराब की ने खराब कर दी।
कितनी हालत, कहीं का नहीं रखा। मेरा आत्मसम्मान गया, मेरी प्रेस्टीज गई, मेरी तबीयत गई, मेरा पैसा लुटाया, मेरे रिश्ते बिगड़े, मेरी डिप्रेशन बढ़ा, मेरी सब एंजाइटी खाली पीली बढ़ती गई, मेरा परफॉर्मेंस जीरो लेवल तक आ गया। मरने के विचार, इतना फंस चुका था। कैसे दिन दिखाए शराब ने मेरे जीवन में, आखिरी आखिरी में कैसे दिन। उसमें से मुझे ग्रेस ऑफ गॉड, अल्कोहलिक एनोनिमस मैसेज, अल्कोहलिक एनोनिमस में आना, आप लोगों का मिलना, और सोपराइटी मिल गई तोहफे में। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस आते रहना पड़ा, आते रहना पड़ा, बस आते रहा, होता गया। फिर भी 4 महीने के बाद वही चीज जिसने मेरा सत्यानाश करके रख दिया था 4 महीना पहले, मैं जूझ रहा था, लड़ रहा था, दलदल में बुरी तरह फंस चुका था, उसमें से 4 महीना में बाहर निकल गया था पूरी तरह से। मैं समझो ने, चमत्कार जैसी मेरी एक हालत, स्थिति बन गई थी। फिर भी मुझे वापस दारू का विचार आना, उसकी इच्छा मेरे मन के अंदर निर्माण होना, उसके प्रति ऑब्सेशन का, तलब का आना, इसका शिकार परमानेंट मेरे जैसा शराबी बन चुका है। ये है एबनॉर्मल रिएक्शन, ये है एलर्जी। मन, मन के अंदर शराब का जो प्यार, शराब का जो आकर्षण मरता नहीं है, नहीं मरता, पूरी तरह से नहीं मरता। आज भी मैं, शराब की देसी दारू की बोतल पड़ी होगी टूटी फूटी, ढक्कन भी काट खा गया होगा, जंग लग गया होगा ढक्कन को, और कचरे में पड़ी होगी, और उसके बाजू में कोई शोपीस के अंदर कोई अच्छी चीज, नॉर्मल चीज पड़ी होगी, फूलदानी पड़ी होगी, तो उसका अट्रैक्शन कौन, आकर्षण नहीं आएगा फूलदानी का। वो सड़ी हुई शराब की बोतल, देसी दारू की बोतल, ढक्कन पे काट खाया हुआ है, वहीं पे निगाहें जाएगी। ये क्या है? ये है शराबीपन, एबनॉर्मल रिएक्शन, एलर्जी। वो फिजिकल एलर्जी की बात तो एक दूसरी साइड, दूसरी है, एक दूसरा पहलू है, लेकिन ये परमानेंट। मुझे यकीन है, पक्का यकीन है, मेरे प्रति मुझे पक्की गारंटी है कि अरे तू 6 महीने तक अल्कोहलिक एनोनिमस को संपूर्ण रूप से बाय बाय टाटा कर देगा। 6 महीने अल्कोहलिक एनोनिमस से कोई रिश्ता नहीं, पूर्ण रूप से बाय बाय टाटा कर देगा। 6 महीने में तेरी दारू 100% शुरू हो जाएगी, 100%। अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाएगा, 22 साल पहले वाली जिंदगी में तू वापस जाएगा, जैसे तू सोचता था, जैसे तू करता था, जैसे तेरे इमेजिनेशन होते थे, जैसे तेरे इमोशन बनते थे, वो तू प्रैक्टिस करता था, उस तरह से वो दुनिया में वापस चला जाएगा। 6 महीना भी मैं सोबर नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा दारू पी के। 22 साल के बाद अगर मेरा रिलैप्स चालू होगा, तो मुझे पक्का यकीन है कि 22 साल की भूख के साथ मुझे वापस शराब पीना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे जैसे शराबी को ये चैप्टर बहुत मायने रखता है, बहुत मायने। दारू बंद करो, दारू बंद होती है 12 स्टेप चालू करना, 12 स्टेप करो और दारू बंद होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले दारू बंद करो,
फिर 12 स्टेप चालू करो, फिर प्रोग्राम करो। दारू पीते रहो, प्रोग्राम कर लो, दारू छूट जाएगी, नामुमकिन, टोटल नामुमकिन, होगा ही नहीं। तो दारू मेरी बंद हो गई, फिर अब प्रोग्राम करने की बात आती है। दारू बंद, प्रोग्राम स्टार्ट। दारू बंद, प्रॉब्लम स्टार्ट। क्योंकि शराब पीता था वो मेरा प्रॉब्लम नहीं था, वो मेरी सजा थी। प्रॉब्लम तो कुछ और ही था। प्रॉब्लम तो कुछ और ही था। उस प्रॉब्लम को लेकर मैं दारू पीता था और दारू से मुझे सजा मिलती थी। प्रॉब्लम तो मेरा है, मैं दारू ना पीऊं, वो मेरे से नहीं होता। मैं शराब से परमानेंट दूर रह पाऊं, वो मेरे विल पावर से, मेरी बुद्धिमत्ता से हो नहीं पाता है। शराब नहीं पीना वो मेरा प्रॉब्लम है, शराब पीना वो मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो मेरी सजा है। तो सॉल्यूशन तो कितना आसान मिलता है भाई। ए में आते हैं, अरे वन डे एट ए टाइम। हाँ, वन डे एट ए टाइम। आज का दिन, आज नगद कल उधार। भूखे पेट नहीं रहना, अकेले नहीं रहना, गुस्सा नहीं करना, ज्यादा अपने आप को मत थकाना। फेलोशिप के साथ रहता हूं, मीटिंग करता हूं, चलती है गाड़ी। लेकिन मेरी गारंटी क्या है कि मैं इस मीटिंग के साथ, इस फेलोशिप के साथ परमानेंटली मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा? कितने लोगों को देखा, कितने लोगों, 2-3 महीना मीटिंग किया, इंटरेस्ट चला गया। अल्कोहलिक एनोनिमस में इंटरेस्ट ही नहीं है, चला गया। गए वापस शराब के पास, रिलैप्स हुए, उसमें से कई तो मर भी गए। ये 22 साल की जर्नी में देखा। 22 साल की मेरी जर्नी में मैंने देखा, सब लोगों का कहना है, 10 लोग ए में 1 महीना कंप्लीट करते हैं, ए में आते हैं, 1 महीना कंप्लीट करते हैं, 10 में से मुश्किल से 1 साल पूरा कर पाता है। 1 साल। 9 लोग साल पूरा कर ही नहीं पाते। आ तो जाते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस। वो शराब के फटके, शराब की मार, शराब के कारण होने बहुत जो हुई है खतरनाक परिस्थिति, उससे इतने सहम जाते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज कहीं से मिल जाता है, तो परिस्थिति की वजह से अल्कोहलिक एनोनिमस के मैसेज में आ तो जाते हैं। 1 महीने तक रहते भी अल्कोहलिक एनोनिमस के मैसेज के अंदर। 1 महीने के बाद जब हालत सुधर जाती है, स्थिति सुधर जाती है, फिर अल्कोहलिक एनोनिमस से दिलचस्पी ज्यादातर लोगों में से निकलते हुए ही देखा है। निकल जाती है। क्या मीटिंग में जाना, क्या एक ही एक शेयरिंग सुनना, अभी तो इतना काम है, वो काम है, वो काम है, धंधा भी देखना है, नौकरी भी देखना है, बहुत सारी बातें। हम लोग जब कहते यार मीटिंग में आ, यार टाइम नहीं मिलता। ज्यादातर लोगों के मुंह में टाइम ही नहीं मिलता। आजकल तो यार अल्कोहलिक एनोनिमस में दिखता नहीं है, हम लोगों से मिलता नहीं है, कहाँ रहता है? फोन करके पूछते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्या जवाब दे उसको? क्या जवाब दे? फिर हमको बोलना पड़ता है, हमारे समझाने से देख तू नहीं समझ पाएगा, तू खुद समझेगा तो ही तुझे तू समझ पाएगा इस चीज को कि कितनी अहमियत रखती है ये अल्कोहलिक एनोनिमस हमारे जीवन में।
तूने उसको पूर्ण रूप से छोड़ दिया है। कितनी वार्निंग देते हैं, कितनी वार्निंग, फिर रिलैप्स होना ही है उसका, होते ही है। फिर बहुत कम लोगों को वापस चांस मिलता है वही प्रक्रिया में आने का, वही अल्कोहलिक अल्कोहलिक एनोनिमस में वापस आके अल्कोहलिक एनोनिमस को ईमानदारी से पकड़ने का। इसलिए मोर अबाउट अल्कोहलिज्म ये है, दारू बंद होने के बाद दारू वापस शुरू होना। इसके ऊपर इस चैप्टर ने मेरे जैसे शराबी को ये बीमारी परमानेंट कैसी है, भले शराब का विचार नहीं है आज की तारीख में, आज के पल में बिल्कुल विचार नहीं है शराब के, तो उसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि वी आर ए क्योर ऑफ अल्कोहलिज्म। मुझे शराबीपन से छुटकारा मिल गया, मेरी बीमारी चली गई, ये बिल्कुल भी नहीं है। आज नहीं है कल आ सकते हैं, और जब भी आते हैं अगर वो तीव्र बनता है तो खींच के ले जाएंगे, खींच के दारू के पास ले जाएंगे। और ये भी सोचने जैसी बात है कि इतना सब बर्बादी देखने के बाद भी उसी चीज का जो मुझे विचार आता है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक है। तीव्र इच्छा निर्माण होती है, ये पूरा अप्राकृतिक स्थिति है। प्राकृतिक तो क्या है, अगर मुझे तगड़ी प्यास लगी है और मुझे पानी पीने की तीव्र इच्छा अंदर से चालू हुई है, तो वो प्राकृतिक है, वो जरूरत है। तगड़ी भूख लगी है और मुझे खाना खाने की तीव्र इच्छा प्रकट होती है, वो प्राकृतिक है, वो परमात्मा और प्रकृति की देन है, वो तो सबको होती है। लेकिन ये शराब के मामले में, नशे के मामले में, मैं बाहर निकला हुआ हूं और मुझे उसका ख्याल आता है, उसका विचार आता है, उसकी इच्छा होती है, ये एलर्जी के रूप में कितनी अप्राकृतिक स्थिति है जिसका मैं शिकार बन चुका हूं, पागलपन। और यही पागलपन के केसेस के अंदर एक एग्जाम्पल दिया है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही सबक सीखने जैसा एग्जाम्पल है। नाम नहीं दिया उस बंदे का, खाली इतना लिखा है कि 30 साल का इंसान दारू के अंदर फंसा हुआ था, पीता था, सुबह हैंगओवर होता था, पूरा दिन हैंगओवर में रहता था, तो अपने कारोबार को ठीक से चला नहीं पाता था। बहुत कोशिश किया, कारोबार को उसको अच्छा बनाना उसका बहुत बड़ा लक्ष्य था, बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं। रोल मॉडल था उसका वो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना बहुत गहरी इच्छा थी। लेकिन ये शराब की आदत ने उनकी वो इच्छा के ऊपर पानी फिर रहा था। उसको सफल व्यापारी बनना था, बहुत ट्राई किया, शराब के साथ नहीं हो पाता था। फिर उसको लगा ये साली दारू अगर जाएगी तो ही मैं सक्सेस बिजनेसमैन बन पाऊंगा, ये दारू शराब मुझे सफल व्यापारी बनने नहीं देगी। और उसने ठान ली, दृढ़ संकल्प किया कि जब तक मैं पूरा बिजनेस करके रिटायर ना हो जाऊं तब तक दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं ना, वैसी प्रतिज्ञा। और ये अपवाद रूप केस, बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं।
अपवाद रूप केस कहा गया है, और वो 25 साल तक दारू से दूर रहा पूर्ण रूप से, और तगड़ा बिजनेस किया, सफल व्यापारी बन गया, नाम शोहरत पैसा सब कमाया। 25 साल दारू से दूर रहकर जो बिजनेस के अंदर उसने अपना परफॉर्मेंस दिया, 55 साल की उम्र में वो रिटायर हुआ, बिजनेस में से वो रिटायर हुआ। फिर उसकी जो जूनी याद थी कि अब तो बिजनेस का सवाल ही नहीं है, बिजनेस कर लिया, अच्छी शोहरत, अच्छा नाम, अच्छा पैसा, अच्छी प्रॉपर्टी सब बना ली। अब वो अपनी जो प्यारी चीज है, बिजनेस के कारण मुझे उसको साइड रखना पड़ा था। अब वो प्यारी चीज, अब मैं उसको रानी बनाऊंगा, मेरी मेरी मासूका बनाऊंगा। बोतल निकाली, 55 साल की उम्र में पूरा तंदुरुस्त व्यक्ति, पूरा सक्सेस व्यक्ति, समाज में नाम शोहरत वाला व्यक्ति, जैसे ही शराब पीना शुरू हुआ, रुक नहीं पाई, कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति होगी मेरी, ऐसी हालत करेगी ये, सोचा भी नहीं था, लेकिन हुई। थोड़े ही महीने में अस्पताल का चक्कर चालू, रिहेब सेंटर, जो भी उस समय जो भी चलता था, डॉक्टर साइक्राटिस्ट चालू। अब मेरी रोको, अब मेरी रुकती नहीं है, अब मेरी रुकती नहीं है, अब मेरे मेरे को छोड़नी है, छोड़नी है। दर दर भटकता रहा, रुकी नहीं दारू, टूटता गया, अंदर से टूटता गया, खोखला होता गया। और 4 साल में मर भी गया, पी पी के। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक, 25 साल नहीं पिया था। तो ये सबक सीखने को मिलता है कि जब भी मेरे जीवन में पहला गुट आएगा, मेरी वापिस बाद में मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये सामान्य लोगों को बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, नॉर्मल लोगों को। आज भी मेरे कई दोस्त बोलते हैं, अरे हरेश भाई, अरे हरेश चाचा, कोई भतीजा है तो ऐसा बोलता है कि इतने साल हो गए यार, हमारे साथ कभी एंजॉय तो करो यार, एक बियर आधी बियर तो पियो हमारे साथ। फिर उसको मैं बोलता हूं तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए ही तैयार नहीं, क्योंकि उनको कोई अनुभव ही नहीं है। ऐसा थोड़ा होता है, आप पीना चालू करोगे तो चालू हो जाएगी। इतने साल से तो नहीं पिया है। और वही पागलपन मैं लेकर चलता था कि लंबे समय तक शराब से दूर रहूंगा, थोड़ा दिन निकालूंगा, फिर मैं उसको माप में पी लू सकूंगा। ये भ्रम, ये पागलपन मैं भी लेकर चलता था। और उसके खामियाजे भी बहुत भुगत कर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भी फटके खाए। पहले तो बहुत खाता था। दूसरा, कंपैरिजन जो मेरे दिमाग के अंदर चलता रहता है, मैं हमेशा अपना जस्टिफिकेशन अपने ही अंदर से निकालता रहता हूं कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मेरी बीवी नहीं गई है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने शायद भीख नहीं मांगी, मेरा लीवर सोरासिस नहीं हुआ, मेरी किडनी कोई फेल नहीं हुई। बहुत सारी बातें जो मेरे साथ हुई है वो नहीं देखता, जो मेरे साथ नहीं हुई है वो ही मैं दूसरों में देखता रहता हूं। ये रास्ते पे आ गया, मैं नहीं आया। तो उसका मतलब मैं मेरे अंदर क्या निकालता हूं कि मुझे अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए शराब छोड़ने के मामले में। ये जब उसका आकर्षण आता है ना, शराब का सम्मोहन मेरे शराबी मन के अंदर निर्माण होता है,
तभी मैं ऐसे विचारों के अंदर जाता हूं। यही तो बीमारी है, जिसको हम डिनाइल कहते हैं, डेल्यूजन कहते हैं। मानने नहीं देती, नहीं मानने देती, हथियार नीचे डालने नहीं देती। तो ये तो चलता ही रहेगा। कंपैरिजन मरते दम तक चलती रहेगी। आखिरी में क्या कंपैरिजन मेरे से निकलेगी? तो वो तो मर गया ना, मैं तो अभी जिंदा हूं ना। वो तो पी पी के मर गया, अभी मैं तो जिंदा हूं। सब कुछ चला जाएगा तो भी किसी की दारू उसकी वजह से छूटी है, उसके कारण। सब कुछ चला गया। वो उससे भी किसी का दारू छूट सका है आज तक? फुटपाथ के ऊपर पी के मरे हैं। घर छूट गया, रिश्ते छूट गए। फुटपाथ के ऊपर रहे, दारू के ठेके के ऊपर पड़े रहते हुए लोग देखे, और वहीं पे मरते हुए लोग देखे हैं। ठेके के ऊपर पड़े रहे, उसका छोटा मोटा काम करते रहे, टॉयलेट साफ करना, जो पीने आते हैं उसके लिए बाइटिंग या उसकी चीजें लाके देना, और उसको दारू लोग पिलाते रहे, ठेके वाला भी देता रहे, और उसका काम होता रहे, और वहीं पर ही मरते हुए देखे। अच्छे अच्छे खानदान के लोग, अच्छे अच्छे खानदान के लोग, खानदान ने उसको, परिवार ने उसको पेपर आउट कर दिया। इतनी क्रॉनिक बीमारी, इतनी फैटल डिसीज, जिसका मैं शिकार बन चुका हूं। ये कोई चीज काम नहीं आने वाली। उसी के बारे में जिम का उदाहरण, जो एकदम रॉक बॉटम केसेस। उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी, उसके बच्चों का प्यार उसको खोना पड़ा था, उसका पूरा धंधा जो उसको लीगसी में मिला था, वारसा से मिला था, वो पूरा धंधा चला गया था, और पूरी तरह से रॉक बॉटम केसेस बन चुका था। वो उसको अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, मीटिंग स्टार्ट किया, फेलोशिप में रहने लगा, दारू से दूरी बनने लगी। कुछ महीने निकल गए, उसका परिवार भी वापस आ गया, जिसको वो दिल से चाहता था, बहुत चाहता था, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, वो भी वापस मिल गया। और जो कंपनी उसकी खुद की थी, शराब की वजह से बेचनी पड़ी थी उसको, उसी के अंदर उसने जॉब चालू कर दी, नौकरी। मालिक नौकर बन गया, फिर भी शराब से दूर। उसको डर लगता था कि वापस मैं पीऊंगा तो मुझे वापस मेरा परिवार को खोना पड़ेगा। यहां तक उसकी सोपराइटी अटक गई थी, यहां तक उसकी सोपराइटी चल रही थी इस बात को लेकर। और एक दिन उसको ऐसा कोई अनुभव उसने बताया है बिग बुक में, कि कोई कार का एजेंट था, कार की एजेंसी थी, उसका जो बिजनेस के सिलसिले में उसको कोई दूर आजू बाजू में गांव में के या शहर में जाना पड़ा। और उस समय सुबह उसके मालिक के साथ उसकी थोड़ी तू मैं हो गई होगी। फिर उसके मन के अंदर एक विचार बैठ गया कि साला इस कंपनी का मैं मालिक था, मैं दूसरों को डांटता था, मैं दूसरों के ऊपर सत्ता और शासन जमाता था, आज मुझे नौकर बनकर रहना पड़ रहा है, और मुझे डांट सुननी पड़ रही है। कुछ ऐसी बातें उसके दिमाग के अंदर बैठ गई, और ऐसी अस्थिर मनोदशा में, असंतुलित मनोदशा में वो कंपनी में से बाहर निकल गया, आजू बाजू के कोई शहर में जाने के लिए। रास्ते में भूख लगी, शराब का कोई विचार नहीं, क्योंकि शराब का डर था, परिवार चला जाएगा, वापस बीवी बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, वो तो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, वो डर था। लेकिन साथ में ये भी विटंबना चालू हो गई थी, दिमाग
असंतुलित स्थिति में था, पारदर्शक नहीं था, अपारदर्शक था, खुला मन बंद मन जैसी हालत में हो गया था, ओपन माइंड क्लोज माइंड जैसी स्थिति में आ गया था। शराब का विचार नहीं था, खाने का ऑर्डर दिया, सैंडविच और दूध मंगाया, एक सैंडविच खा गया, दूध का ग्लास पी गया, और यकायक विचार आ गया कि इस भरे हुए पेट में दूध के अंदर अगर एक विस्की का पैक डाल के पीऊंगा तो भरे हुए पेट और दूध के अंदर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं उसको अच्छे से कर सकूंगा। पेट भरा हुआ है, एक सैंडविच खा लिए, दूध का ग्लास पी लिया है, और यही दूध का ग्लास, एक दूध विस्की को मैं दूध में मिला के पीऊं तो मुझे बुरा असर नहीं करेगी, वो पहले जैसा हालत तो नहीं करेगी। ये उसने ही अपने खुद के साथ एक जज कर लिया, जज बन गया खुद का, जस्टिफिकेशन, जो हमारी, मेरे जैसे शराबी की बहुत आदत है। मेरे मेरे को जो लगता है वो सही है, वो सही है, ऐसी भावनाओं का, दुर्भावना कह सकते हैं, भावना नहीं, दुर्भावनाओं का शिकार बन गया, लेकिन उसके लिए वो सही लगता था, और उसने दूसरे ग्लास का, दूध के ग्लास का ऑर्डर मंगाया और विस्की का एक पैक मंगाया, डाला, पी गया, और उसको लगा हाँ ये प्रयोग तो काम कर गया। आज तक साला मुझे पता ही नहीं था कि मैं विस्की पी सकता हूं, पानी या सोडा के साथ नहीं, दूध के साथ। देखो ये पैक पी गया, कोई बुरा असर नहीं। उसने दूसरा ग्लास मंगाया दूध का, उसके अंदर दूसरा पैक डाला, पी गया, वाह ये तो जम गया, और वापस पागल खाने की जर्नी चालू। वापस गया रिएप में। ऐसा क्यों होता है? पूर्ण पागलपन शराब के प्रति, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट। उसका परिवार उसके हाथ से चला गया था, वापस आ गया था, फिर भी इतना बड़ा खतरा मोल लिया। ये है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। शराब से दूर था, सब कुछ अच्छा हो चुका था, पहले से तो अच्छा हो ही चुका था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बर्बादी रुक गई थी, परिवार भी वापस आ गया था। फिर भी एकाएक ऐसा ख्याल आना, ऐसा विचार आना कि दूध के अंदर में एक विस्की, एक पैक पीऊंगा तो मुझे नुकसान नहीं करेगा, और पीता है और उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास आ जाता है कि ये प्रयोग मुझे कोई तकलीफ नहीं देता, कोई बुरा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं करता। दूसरा पिया, तीसरा पिया, पीते गया। दूसरा उदाहरण है फ्रेड का। ये रॉक बॉटम केस था, और फ्रेड है वो एजियट वाला केस था। उसके बीवी बच्चे थे, सुंदर पत्नी थी, अच्छे बच्चे थे, कॉलेज जाते हुए बच्चे थे, अच्छा बंगला था, बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन शराबीपन आ गया था। शराब की आदत, शराब की लत में फंस चुका था। बंगला, कारोबार सब चला, चल भी रहा था, बॉटम केस नहीं था। उसको अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला कि अल्कोहलिक एनोनिमस मदद करती है। अल्कोहलिक एनोनिमस के मैसेज में से कुछ चीजें उसको अच्छी लगी, शराबीपन की बीमारी, उसके बारे में उसने जानकारी हासिल की, वो नई बात उसको लगी, हाँ ये बात सही है, ये साली बीमारी है। और उसने एक ही चीज पकड़ के रखी, पहला घूंट लूंगा ना तो ही मेरा प्रॉब्लम आएगा, मैं पहला घूंट लूंगा ही नहीं। और आप लोग जैसा मुझे बता रहे हो, कंटिन्यूस मीटिंग, कंटिन्यूस फॉलोअप, कंटिन्यूस प्रोग्राम, ये सब वो तुम लोगों के लिए होगा,
मेरे लिए नहीं, मैं आप लोगों से बहुत अलग हूं। मैं अलग हूं। मेरा कारोबार देखा आपने? कितने लोग मेरे नीचे काम करते हैं? मेरा परिवार देखा? मेरा बंगला देखा? गाड़ी बंगला ये सब देखा? आप लोगों की तरह मैं फुटपाथ छाप नहीं हूं। रॉक बॉटम वाला केस नहीं हूं। वो अपने आप को शराबी भी नहीं मानता था। भले बीमारी मालूम पड़ी, सब कुछ मालूम पड़ा, लेकिन उसने अपने आप को इतना ही सांत्वना दी कि ये मैं आसानी से कर पाऊंगा। आज तक मुझे पता नहीं था कि पहला घूंट लेने के बाद ही सब महाभारत चालू होती है। मुझे ज्ञान मिल गया कि पहला घूंट नहीं लेने का, और उसकी यात्रा शुरू भी हो गई। सोपराइटी चालू। लेकिन वो सोपराइटी टिकने वाली थोड़ी थी। एक दिन वो वॉशिंगटन गया अपने बिजनेस के सिलसिले में, बहुत अच्छे से मीटिंग किया, सबके साथ धुला मिला, और बहुत अच्छी मीटिंग हो गई। डील बिल जो होना चाहिए था, बहुत अच्छे से डील हो गया। बिजनेस का कोई भी डील होगा, और सब लोग खुश, ये भी खुश, बहुत प्रसन्न मुद्रा में, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, बहुत खुश था। दारू से दूर, दारू का विचार भी नहीं। पका पता चल गया था पहला घुट घातक, पहला घुट नहीं लेने का, तो बाकी फिर पीछे महाभारत खड़ी नहीं होगी। और उसने अनुभव भी किया था कि पहला गुट से दूर रहा जितने दिन, उतने दिन वो सुरक्षित रहा। कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई राड़ा नहीं हुआ। उसको अनुभव भी मिल गया था। तो शाम को वो वॉशिंगटन में अपनी होटल के कमरे के अंदर आया, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, नाइट ड्रेस पहना, और होटल की लॉबी के अंदर टहल रहा था, और खाने पे जाने के लिए टाइम हो रहा था। और जाने से पहले अचानक कहीं से एक विचार आ गया कि बहुत अच्छा दिन गया है, कितना बढ़िया दिन गया, कितनी सफलता, कितना आनंदित हूं मैं। अगर खाने से पहले स्मॉल पैग, छोटा सा पैग, 30 ml, इंग्लिश बुक में लिखा था छोटा सा कॉकटेल, इतना लेकर अगर खाना खाऊं तो मजा आ जाएगा, नींद बढ़िया आएगी, आनंद आ जाएगा। देखो विचार गए पहला गुट घातक उस समय। जो आखिरी वाला पैराग्राफ, पहले इस चैप्टर का आखिरी वाला पैराग्राफ की बात हुई ना, किसी समय शराब को ना बोलने की शक्ति मेरे अंदर निर्माण नहीं होती। डिफेंस पावर, प्रतिरोधक शक्ति निर्माण नहीं होती किसी समय। फ्रेड की यही हालत, अस्पताल के, अरे सॉरी, होटल के लॉबी के अंदर टहल रहा है, मनोमंथन चालू शराब के प्रति। एक पैक छोटा सा, उसके बाद मस्त खाना खाऊंगा बढ़िया से, फिर आराम से मस्त नींद आएगी, यानी कि जकास। ऐसे ख्याल रखकर पीना शुरू किया। एक कॉकटेल पिया, फिर मालूम भी नहीं पड़ा, दूसरा मंगाया, तीसरा मंगाया, चौथा मंगाया। खाना खाया कि नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया, फिर भी अपने कमरे में आया। और कमरे में आने के बाद वापस सोच रहा है कि थोड़ा सा और पी के थोड़ा टहलूं तो और गहरी नींद आएगी। और सुबह तक पीता रहा। जितने महीने से वो दारू से दूर था, शुरू किया, तो जितने महीने का हिसाब बाकी होगा, वो हिसाब की वसूली नहीं होगी। ये बीमारी तो ऐसी है, वसूली नहीं होगी। सुबह तक पीता रहा।
वापस आया, उसको मालूम ही नहीं है कैसे मैं वापस आया, अपने घर पे जा नहीं सका। एक हो- होटल के कमरे के अंदर चला गया, अपने वतन में, अपने शहर के अंदर कोई होटल के अंदर चला गया और अस्पताल के अंदर दाखिल होना पड़ा। अल्कोहलिक एनोनिमस के 2 मेंबर आए, बोले झटका लगा, बहुत तकलीफ हुई सुनकर, लेकिन उसको जवाब देना पड़ा कि आप लोग जो बोलते हो वो सही निकला। किसी का भी विश्वास कर लेना भाई, ये बीमारी का विश्वास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम जैसे शराबी के लिए, ये बीमारी का विश्वास हम नहीं कर सकते। उसने बोला मैं शराबी भी अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं था यार, इतना ज्यादा, इतना कितना बड़ा प्रॉब्लम में मैं हूं, फिर भी मैं अपने आप को शराबी मानने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि मैं सक्सेसफुल आदमी, तुम लोग जहां फैल रहे वहां मैं सक्सेस रहा हूं मटेरियल चीजों के अंदर, तो मैं ये प्रॉब्लम भी आसानी से हैंडल कर पाऊंगा। शराब नहीं पीने का प्रॉब्लम कि थोड़ा मोरा इतना बड़ा है आप लोगों की तरह, मैं हैंडल कर लूंगा। और मैं करता था तो मुझे लगता था, देखा तुम जैसा मैं नहीं हूं वैसा ही मुझे लगता था। और ये कैसे हो गया? आप लोगों ने जो बोला था कि भाई दारू रुक गई है और भी पिक्चर बाकी है, दारू रुक गई है तो ऐसा मत समझो कि तेरी पिक्चर पूरी हो गई, पिक्चर अभी बाकी है, आगे और बहुत कुछ है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक कार्यक्रम, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास, ये बात आती है जिसके ऊपर मैंने कभी गौर नहीं किया था और मुझे जरूरत भी नहीं लगी थी उस समय। ये तुम लोगों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। और हमारे में कहते हैं ना, जिसको कोई नहीं समझा सकता उसको बोतल ही समझा सकती है, दारू ही समझा सकती है। दारू ही सबसे बेहतर वकील बनती है। अगर दारू से, अगर बोतल से जो नहीं सीखेगा उसकी अकाल मौत निश्चित है, वो मरेगा, उसके लिए कुछ नहीं कोई कर सकता। क्योंकि मैंने ही मेरी बीमारी को बढ़ाया है, मैंने ही मेरी बीमारी को बढ़ाया है, तो रिकवरी की जिम्मेदारी भी मेरी खुद की है। अगर मैं नहीं चलूंगा आगे, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, तो दूसरा कोई कुछ भी मेरे जीवन में नहीं कर सकता। इस मामले में, शराबीपन के मामले में, तो देखो 3 उदाहरण इस चैप्टर के अंदर इस चीज, इस बात को लेकर दिए गए। तीनों तीन की शराब रुक गई थी, एक की तो 25 साल तक रुक गई थी। 25 साल किसको कहते हैं? कितनी लंबी अवधि! और 25 साल के बाद एक स्वस्थ शरीर, 55 साल की उम्र में पावरफुल शरीर, उसका स्वस्थ शरीर पीने गया और 4 साल में मर भी गया। जिम, शराब का डर ने उसको कुछ महीने तक दारू से दूर रखा, परिवार चला जाएगा उसका डर, वो भी नहीं चला। और ये फ्रेड, काफी अक्लमंद, काफी होशियार, काफी सक्सेसफुल इंसान, उसका भी नहीं चला। ये तीनों कहानी में से कॉमन बात एक ही है, तीनों की कैटेगरी भले अलग अलग है। एक ने अपने गोल को सिद्ध करने के लिए 25 साल तक शराब से दूर रखा अपने आप को। जिम अपने परिवार से बिछड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अपने आप को शराब से दूर रखा। और फ्रेड
अपने नॉलेज से कि इतना आसान काम है, पहला घुट मुझे नहीं पीना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं बुद्धिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, सब कुछ है मेरे पास। इतना कॉमन बात, इतनी छोटी बात नहीं, बीमारी समझ में आ गई, पहला घुट जाने के बाद एलर्जी चालू हो जाती है, फिर मेरे हाथ में मेरी बाजी रहती नहीं है। नॉलेज, मुझे जो चाहिए वो मिल गया, उस नॉलेज से मैं पूरी जिंदगी भर पहले घुट को लूंगा ही नहीं। तीनों की कैटेगरी अलग अलग, लेकिन कॉमन चीज क्या? तीव्र इच्छा का जागृत होना, तीनों के अंदर तीव्र इच्छा का जागृत होना, ये कॉमन सिम्टम्स। इसलिए हर एक प्रकार की कैटेगरी वाले शराबियों के बीच में एक चीज कॉमन है, जब तक उसके अंदर तलब नहीं आएगी तब तक वो कोई भी पीना शुरू नहीं करेंगे। फटके खाए हैं यार, सबने फटके खाए हैं, शराब ने कोई आखिरी आखिरी में अच्छा अनुभव नहीं दिया, बहुत बुरा अनुभव दिया है। कुछ समय के बाद जब तलब आती है, ऑब्सेशन आता है, तीव्र इच्छा निर्माण होती है, वो कॉमन सिम्टम्स हर एक शराबी के अंदर, जो शराबी बन चुके हैं, जो शराबी बन गए हैं, हर एक के अंदर ये कॉमन फैक्टर। जब तक तीव्र इच्छा नहीं प्रकट होगी तब तक वो नहीं पिएंगे। लेकिन तीव्र इच्छा कब प्रकट हो जाएगी? शराबी मनस्थिति है भाई, परमानेंट, परमानेंट शराबी मनस्थिति कब आ जाए? तो परमानेंट प्रॉब्लम है तो परमानेंट सॉल्यूशन चलना चाहिए। परमानेंट बीमारी है तो परमानेंट उसका सॉल्यूशन भी साथ में चलना चाहिए, परमानेंट इलाज। तो बात बनेगी शराबी के जीवन में, परिवर्तन तो ही टिका हुआ रहेगा। इलाज बंद, बीमारी ऊपर आएगी। और ये इलाज इतना दिलचस्प है, इतना आनंद देने वाला है, इतनी स्ट्रेंथ देने वाला है, इतना जीवन का जो खालीपन बन चुका है उसको भरने वाला है। ये कोई छोटा मोटा इलाज नहीं है, ये ईश्वरीय इलाज है, ईश्वरीय, ये स्पिरिचुअल, अध्यात्म का है। सेवा के द्वारा जो स्ट्रेंथ मिलती है, जो ब्लैंक स्पॉट अंदर का भरता है दूसरों को मदद करने से, वो अनुभव करने के बाद पता चलता है कितनी अनमोल चीज है ये मेरे जीवन के लिए। जब मैं दूसरों को मदद रूप बन सकता हूँ, दूसरे शराबी के लिए मैं मदद रूप बनता हूं, तब मुझे जो अनुभव मिलते हैं अंदर से, बहुत सारे दोस्तों का होना, बहुत सारे मेरे जैसे दोस्त जो मुझे समझ सके, मैं उसको समझ सकूं ना। मैं तो मेरे परिवार में किसी को नहीं समझ पा रहा था, ना किसी को समझ सकता था, वो भी मुझे नहीं समझ पा रहे थे, ऐसा मुझे लगने लगा था, कोई मुझे समझता नहीं था। इतने सारे लोग, ये क्या छोटे अनुभव है, छोटी बात है क्या तेरे जीवन के लिए? और जिसको कोई नहीं कर सकता, पूरे बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े साइक्रेटिस्ट भी जो काम नहीं कर सकते, बड़े बड़े धर्मगुरु भी जो काम नहीं कर सकते, वो मेरे जैसा शराबी कर सकता है दूसरे शराबी के जीवन में, ईश्वर की मदद से, ईश्वर की कृपा से। ये छोटे अनुभव थोड़े हैं, ये डिवाइन एक्सपीरियंस है, ये बेटर स्थिति है, बेटर। और बेटर का जब तक मैं अनुभव में नहीं आऊंगा तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। अगर गुड़, गुड़ में मैं अटक जाऊंगा, यानी कि अच्छे, अच्छे में मैं अटक जाऊंगा, तो अच्छा बहुत अच्छा का दुश्मन बन जाएगा। गुड इज ए एनिमी ऑफ द बेटर। और गुड
अच्छा तो हो ही जाता है। 4-5 महीना 6 महीना दारू नहीं पी, सोबर रहा, तो अच्छा तो होने ही वाला है। सब क्षेत्र अपने आप अच्छे होने वाले हैं। मेरी शरीर, मेरे पैसे, मेरे रिलेशन, मेरे झगड़े, जो होता था शराब की वजह से, वो जाने वाले हैं। अच्छा तो होने वाला है, लेकिन अच्छा मुझे टिका के नहीं रखेगा। मुझे बहुत अच्छा, बेटर। हम लोग बोलते हैं ना कि ये चैप्टर में भी आया है, जिसकी टांगे कट चुकी है उसकी नई टांग नहीं आ सकती। बार बार आता है चैप्टर में। जिसके पैर कट चुके उसको नए पैर नहीं आते। एक बार शराबी बन गया, वो कभी भी सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता। जैसा नया पैर नहीं आ सकता, वैसे कभी भी शराबी बना हुआ इंसान सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता। तो हम लोग कहते हैं कि भाई जब दूध का दही बन गया है, तो दही का दूध नहीं बन सकता, लेकिन दही का पनीर बन सकता है। दूध भले नहीं बने, लेकिन दूध से भी वैल्यूएबल चीज है पनीर। दही और दूध से भी महंगी, वो पनीर दही से बन सकता है, वो है बेटर। तो भले ने मैं शराबी बन गया हूं, भले मैं सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता हूं, लेकिन पनीर अपने आप को बना सकता हूँ 12 स्टेप प्रोग्राम से। जिसकी तरफ पहला 25 साल वाले को तो मालूम ही नहीं था अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में। ये जिम और फ्रेड दोनों को तो अल्कोहलिक एनोनिमस का मालूम था कि खाली शराब तक सीमित नहीं है ये अल्कोहलिक एनोनिमस। सिर्फ शराब से दूर रहने तक सीमित नहीं है, वो तो पहले मील का पत्थर है। फर्स्ट गिफ्ट ऑफ द फर्स्ट अवेकनिंग, पहली जागृति की पहली गिफ्ट है शराब का रुकना, जान बचना। वो तो पहली गिफ्ट है। अभी जान जो बची है उसके अंदर सच्ची जान लाना, जान के अंदर जान लाना, वो काम आगे का है। अगर वो नहीं लाऊंगा तो वापस खतरा खड़ा। ये बीमारी करवाएगी, जो मेरे को लगी है वो करवाएगी। वापस वही ऑब्सेशन, वही शराब का ख्याल, वापस वही खालीपन में अपने आप को गलत तरीके से फंसाना, वापस वो इंशानिटी, पागलपन, मनोरुग्णावस्था में अपने आप को फंसा देना और शराब का गिलास उठा लेना और मरना। ये मरते दम तक का खतरा है, लेकिन ये खतरा टलना चाहिए। ये खतरा टल सकता है अल्कोहलिक एनोनिमस में। दारू रुकने के बाद बहुत कुछ आगे है, बहुत कुछ। हम बोलते हैं ना 12 कदम में खाली आधा कदम शराब का है, शराब के बारे में कहा गया है। बाकी के 11.5 कदम में शराब का जिक्र ही नहीं है। और मैं शराब रुकी, हिप्पी पुर्रे करने लगता हूं। शुरुआत में तो यही मेरे अंदर भी होता है। दारू रुकी, आप लोग मिले, बस मेरा कल्याण हो गया, सब कुछ मेरा हो गया। सब ऐसे ही कहते थे। जो लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आए और वापस चले गए और शराब के अंदर मर गए, वो सब ऐसा ही कहते थे। हम लोग मिलते थे, उससे मीटिंग में मिलते थे, बाहर भी मिलते थे। जितने दिन वो अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़े रहते थे, तो यही बोलते थे, मेरी जिंदगी बन गई, मेरी जिंदगी बन गई, मेरी जिंदगी बन गई, मेरी दारू छूट गई। अल्कोहलिक एनोनिमस में आना बंद कर दिया और गए दारू के पास, शराब के पास, मरे। ये पूरा मैसेज है, ये चैप्टर पूरा मैसेज है 3 लोगों के अनुभव से। और फ्रेड जैसे केसेस के लिए इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस दिया है, एक पैराग्राफ दिया है कि शराब से बुरी तरह प्रभावित होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि लंबे समय तक शराब पिए या मेरा कोटा बढ़े, क्वांटिटी में मैं शराब पीना मेरा वहां तक चला जाए, फिर मैं शराब छोड़ पाऊंगा, फिर मुझे शराब छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। मर जाऊंगा लेकिन ये दिन नहीं आएगा।
कि मुझे शराब का बुरा प्रभाव, टर्निंग पॉइंट देने वाला प्रभाव, यू टर्न देने वाला प्रभाव भविष्य में कभी मेरे ऊपर आएगा, उस समय मैं शराब रिकवरी में आऊंगा। लंबे अरसे तक पीने की जरूरत नहीं है। अगर 3 साल पिया और मालूम पड़ गया कि ये दो सिम्टम्स, ऑब्सेशन एंड एलर्जी, मेरे अंदर चला रही है, ऑब्सेशन आता है, फिर एलर्जी स्टार्ट होती है, कंट्रोल नहीं कर पाता, थोड़ा भी ज्यादा पी लेता हूं, सोचा था उससे ज्यादा पी लेता हूं, और सोचा था कि 15 दिन नहीं पीऊंगा और बीच में पी लेता हूं, बीच में मेरे से नहीं चाहते वो भी पी लेता हूं। अब क्या बोलते हैं गुजराती में, कहते हैं, पीवाई जाए છે, पीવું નથી પણ પીવાઈ જાય છે, पीना नहीं है लेकिन हो जाता है। तो समझना, भले 3 साल ही तुमने शराब पी, तुम ये शराबीपन के अंदर आ गए हो। बहुत कुछ, कुछ गया नहीं है तुम्हारा, पूरी जिंदगी अभी, उम्र भी छोटी है, पूरी जिंदगी भी सामने पड़ी है। अगर ये सिम्टम्स आ गए तो ये प्रोग्रेसिव बीमारी, बढ़ती जाने वाली बीमारी। इसलिए शराब से बुरी तरह प्रभावित होने के लिए लंबे अरसे तक पीने की जरूरत नहीं है। जब जाग अवेयरनेस आती है इस बीमारी के मामले में, वही सही समय है, वही सही समय है। देर करने में खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है देर करने में। तो यही बात हमारे प्रोग्राम के लिए भी बताया गया है कि मैं भले सोबर हूं, लेकिन चैन, सुख, आनंद, प्रसन्नता का अनुभव नहीं मिलता। दारू से दूर रहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या संकेत है, ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? तेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया है भाई, तेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया है। ये जिम जैसा, फ्रेड जैसा होगा, उसने जो नहीं किया इसलिए उसका ये हुआ। तू सोच, 12 स्टेप प्रोग्राम, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, रिकवरी, सोप्राइटी तो मिल जाती है अल्कोहलिक एनोनिमस में, आते रहता हूं तो मिलती है। रिकवरी कमानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है अपने आप के ऊपर। वो है 12 स्टेप प्रोग्राम। ये इशारा करता है, यहां पे पहला कदम संपन्न होता है ये चैप्टर से। उसके बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है, वी आर एग्नोस्टिक, जो कल चालू होगा। सेकंड स्टेप के लिए, दूसरे कदम के लिए, केम टू बिलीव पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ रिस्टोर अस टू सैनिटी। बिलीव कैसे लाए, उसके लिए एग्नोस्टिक चैप्टर के अंदर वो पूरा मटेरियल दिया है कि मेरे अंदर कैसे बिलीव निर्माण हो सकता है, सच्चा बिलीव या विलिंग टू बिलीव। उसकी कल बात होगी पूरे चैप्टर की। यहां पे पूरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हो गया हूं, इतना नहीं हूं, मैं शराब के सामने पहले शक्तिहीन था, आज भी शक्तिहीन हूं, हमेशा के लिए शक्तिहीन रहने वाला, मरते दम तक शक्तिहीन रहने वाला। मैं कभी शराब को जीत नहीं सकता, मैं कभी ये बीमारी को जीत नहीं सकता, परमानेंट, मरते दम तक। मेरे बलबूते से, मेरी अक्ल होशियारी से, मेरे नॉलेज से, मेरे विल पावर से मैं इस बीमारी को मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, शराब के प्रति ऊपर में जीत नहीं हासिल कर सकता। मरते दम तक मुझे मदद की जरूरत है, परमानेंट।
और अपने आप के ऊपर काम करने की जरूरत है, खुद के ऊपर। नहीं तो ये फ्रेड और जिम, ये बिग बुक के अंदर 2 स्टोरी है, और अल्कोहलिक एनोनिमस में कितनी स्टोरी देखने को मिलती है, कितनी स्टोरी। वो सब मेरे स्पॉन्सर के भी स्पॉन्सर है। अल्कोहलिक एनोनिमस में जो सक्सेस है वो भी मेरे गुरु है, और जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद फेलियर है वो भी मेरे गुरु है। बहुत कुछ सिखा के जाते हैं कि अरे तू ऐसा करेगा तो तू भी उसी की तरह जाएगा पानी के बहाव में। शायद बहुत कुछ हो गया है, 5 एक मिनट कुछ देखता हूं। तो दारू बंद होने के बाद पागलपन जाता नहीं है, दारू के साथ जाता नहीं है। दारू के प्रति जो पागलपन है वो जाता नहीं है, ये बात पक्की है। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और दूसरा भी कितना पागलपन है, स्वभाव के अंदर, नेचर के अंदर, व्यवहार के अंदर, एक्शन के अंदर कितनी बीमारी प्रदर्शित होती है। खाली शराब से दूर रहने से मुझे और मेरे आजू बाजू के लोगों को खुशी नहीं मिल जाती। ये बीमारी ऐसी है, शराब में नहीं है, ये बीमारी मेरे अंदर है। शराब तो सिर्फ उसका एक सिम्टम्स है जो मुझे पिलाती है। ये बीमारी, बीमारी अपने आप के अंदर मेरे अंदर परमानेंट मौजूद है। और उसको जब शराब मिलती नहीं है और मैं इस बीमारी के ऊपर प्रिसाइसली काम नहीं करता, तो मेरी परिस्थिति और भी पीड़ा, बेकाबू, तकलीफ वाली बनती है। रिजाइनमेंट, एक ही एक दुर्भावना बार बार महसूस होना, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, एक्सेप्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट, बार ही बार उसी के पास जाने का विचार, इस बार अलग होगा, इस बार अलग होगा, इस बार अलग होगा, इस बार पहले जैसा नहीं होने दूंगा। कभी कभी इंपल्सिव थिंकिंग, कंपल्सिव एक्शन, इंपल्सिव थिंकिंग और उसके ऊपर कंपल्सिव एक्शन, पागल विचार और मूर्खामी से भरे कृति उसके ऊपर। शराब के मामले में नहीं, हर एक बहुत जगह पे कैसे बात करना, किस तरह से सामने वाले को समझना, किस तरह से सामने वाले को लेट गो करना। अगर उसका मुझे अच्छा नहीं लगता है तो लेट गो करना, किसी की अच्छी बातों को लेकर जलन में नहीं आना। बहुत कुछ सीखने की, क्योंकि ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से पहले मेरा लिविंग प्रॉब्लम है। मुझे जीना नहीं आता है, इसलिए शराबी बना हूं, इसलिए ये हालत हो गई है। और खाली शराब दूर हुई है, बोलते हैं ना खाली सिगरेट बुझी है, धुएं की बदबू अभी तक गई नहीं है। वो सब विक्रम वेताल जो मेरे अंदर है वो बहुत 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 तानाशाही चलाते हैं, और अंदर ही अंदर मुझे इतना खाए जाते हैं, इतना खाए जाते हैं, और इतना गम, भविष्य की चिंता, भूतकाल का डर। शराब ने बहुत कुछ खराब करके रख दिया है। अब वो कैसे सही होगा, कब सही होगा, ऐसी सब कल्पनाएं, फिर अलग अलग विचार। अरे कभी प्लेन में बैठने का मिलेगा तो उस समय भी मुझे दारू से दूर रहना। कभी हरीश भाई स्विट्जरलैंड टाइम। घूमने, ओके ओके, स्विट्जरलैंड जाने को मिलेगा तो उस समय भी मुझे दारू से दूर रहना पड़ेगा। कितनी सारी फालूदा है अंदर।
इसके ऊपर काम करना जरूरी है, चैप्टर ये कहता है। और वो काम आगे शुरू होता है वी आर एग्नोस्टिक से लेकर पूरी बिग बुक तक, 164 पेज तक। यहाँ फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट होता है। और ये जो गम वाली परिस्थिति एक शराबी की बनती है, पिंक क्लाउड स्टेज जब जाता है शुरुआत के कुछ महीने, हनीमून पीरियड, फिर जो ये स्थिति बनती है, फिर ए में हूं, उसमें हूं, फेलोशिप में हूं, और गम के साथ अंदर ही अंदर खाया जाता है। और इस गम को दूर करने के लिए शराब का भी सहारा नहीं ले सकता। मालूम पड़ गया है पीऊंगा तो मरूंगा। तभी मालूम पड़ता है मेरा जिंदगी कितना अस्त व्यस्त हो गया है। तभी तो पूरे 12 कदमों की जरूरत है। तीसरा कदम कहता है 12 एंड 12 में, तभी पूरे 12 कदम की जरूरत है। शराबीपन को स्वीकार करके कुछ मीटिंग में जाकर सोसाइटी भले चलती रहेगी, लेकिन ये सोसाइटी खुशहाल पारिवारिक जीवन और संतुष्टि से बहुत दूर की बात रहेगी। तभी तो सारे 12 कदम की जरूरत है। कम से कम निरंतर उसके ऊपर काम करके इसको जीवन जीने का अगर हम हिस्सा बनाएंगे 12 कदमों के प्रोग्राम को, तो जो परिणाम हम अपने लिए चाहते हैं वो 12 कदम के प्रोग्राम से हमें मिल सकते हैं। और उसके लिए आंखें खोलने वाला चैप्टर है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। चैन नहीं मिलेगा, हैप्पी जॉयस और फ्री लाइफ अनुभव में नहीं आती है। ये हमारे अनुभव बताते हैं, कई लोगों का अनुभव बताते हैं। तभी अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 स्टेप का प्रोग्राम, जो अल्कोहलिक एनोनिमस की प्राइमरी पहचान है, शुरुआत ही उससे हुई है, प्रोग्राम से, वो आज भी कितना मूल्यवान है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बीमारी हमें समझाती है, परमानेंट लगी हुई बीमारी। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप सब भाइयों का खूब खूब आभार।